हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम यहाँ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ड्रैक्युला द अनटोल्ड स्टोरी। बचपन से हम किस्से कहानियों में सुनते आ रहे हैं कि एक ड्रैकुला हुआ करता था जो लोगों का खून पीता था। लेकिन क्या सचमुच कोई ड्रैकुला था? और क्या वह सचमुच खून पीने वाला एक राक्षस था? ड्रैकुला पर कई कहानियाँ लिखी गई हैं और कई फिल्में भी बनाई गई हैं। इन कहानियाँ और फिल्मों में ड्रैकुला का बहुत पसंद किया गया है। कुछ फिल्मों में उसे नायक बताया गया है तो कुछ फिल्मों में उसे खलनायक बताया गया है। लेकिन आज हम आपको ड्रैकुला की सच्ची कहानी और इतिहास से रूबरू कराएंगे। ड्रैकुला, जिसे व्लाद टेप्स या व्लाद द इम्पेलर के नाम से भी जाना जाता है, एक रोम यानी इटली का प्रिंस था जिसका अस्तित्व 15वीं सदी के आसपास बताया जाता है। व्लाद टेपेश का नाम ड्रैक्युला इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि वह अपने दुश्मनों के खिलाफ बर्बरता के साथ कई बार क्रूर और विभत्स तरीकों से पेश आता था, जिसमें खून की बर्बरता भी शामिल थी। व्लाद टेपेस को ड्रैकुला के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ड्रैगन जैसा होता है। ड्रैकुला या ड्रैगन का प्रयोग उसकी खूनी और डरावनी विचारधारा एवं कार्यों के संदर्भ में किया जाता था। व्लाद टेप्स की कहानी ने बाद में ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला को प्रेरित किया, जिसमें व्लाद टेप्स को डरावनी कहानी के एक प्रमुख खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बट क्या सच में ड्रैकुला ऐसा था? आइए ये जानते हैं ड्रैकुला की असली कहानी। ये घटना उस समय की है जब ऑटोमन एम्पायर और यूरोपियन क्रूसेडर्स के बीच एक निर्णायक धार्मिक और रणनीतिक संघर्ष चल रहा था, जिसे क्रूसेड्स के नाम से जाना जाता है। ये संघर्ष 15वीं सदी की शुरुआत में हुआ था और इसमें ऑटोमन एम्पायर और यूरोपियन क्रूसेडर्स द्वारा एक दूसरे की सीमाओं पर बार बार हमले शामिल थे। इतिहास में इस समय धर्म और भूमि पर आधारित ये संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण थे। क्रूसेडर्स, जो अक्सर यूरोप से आते थे, धार्मिक उत्साह और पवित्र भूमि यरूशलेम पर पुनः कब्जा करने के लक्ष्य के साथ यूरोप से बाहर निकाल दिए गए थे। उनका मानना था कि यह धर्म युद्ध उनकी आत्मा की रक्षा और स्वर्ग प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। विरोध में, ऑटोमन एम्पायर यूरोप के खिलाफ एक प्रमुख संघर्षी था और वे यूरोप की सीमाओं पर हमले करते थे। इतिहास में इस दौरान कभी क्रूसेडर्स की जीत हुई तो कभी ओटोमन साम्राज्य की। ये संघर्ष कई दशकों तक जारी रहे और इसके परिणामस्वरूप क्रूसेडर्स और ओटोमन साम्राज्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ और संघर्ष हुए। वर्ष 1462 में ऑटोमन के सुल्तान महमद ने एक विशाल सेना इकट्ठा करने का निर्णय लिया। उनका लक्ष्य यूरोपीय भूमि पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयास में पूर्वी यूरोप पर आक्रमण करना था। सुल्तान मुहम्मद की विश्व विजय का मुख्य लक्ष्य ये दिखाना था कि ऑटोमन एम्पायर का साम्राज्य यूरोप से परे फैल रहा था और वह यूरोप के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। इस दावे के परिणामस्वरूप सुल्तान मुहम्मद की सेना ने वॉलचिया और ट्रांसिल्वेनिया सहित पूर्वी यूरोप के कई क्षेत्रों पर हमला किया। मुहम्मद की सेनाएं वॉलचिया पहुंची और उन्हें वहां सबसे डरावने दृश्य का सामना करना पड़ा। वहां उन्होंने देखा कि लगभग 23,000 शव खूंटियों पर लटके हुए थे। इन लाशों को एक लंबी कतार में लटकाया गया था और उनके शरीर में भाले चुभोए गए थे जो उनके सिर के पार निकले हुए थे। लाशों की ये कतार कुल 100 किलोमीटर लंबी थी। सुल्तान मुहम्मद और उनकी सेना के लिए ये दृश्य अनोखा और डरावना था। ऑटोमन तुर्क भी अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनसे भी ये दृश्य सहन नहीं हुआ। इस दृश्य ने सुल्तान मुहम्मद और उनकी सेना को हैरान और भयभीत कर दिया। अपने सामने उभर रहे डरावने दृश्य को देखकर सुल्तान ने कहा, जो व्यक्ति अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए इस हद तक जा सकता है, उसे अपने राज्य को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार सुल्तान ने वॉलचिया को जीतने का इरादा छोड़ दिया और एक अद्भुत और भयानक दृश्य को पीछे छोड़ते हुए वापस लौट गया। ड्रैकुला असल में कौन था? ये घटना 15वीं सदी की है, जब पूर्वी यूरोप में एक राज्य था जिसे 21वीं सदी में हम रोमानिया देश रोमेनिया के नाम से जानते हैं। उस समय इस राज्य का नाम वेलाचिया था और यह ज्ञात था कि यह राज्य भूमि के पूर्वी भाग का हिस्सा था। इस राज्य के राजा का नाम व्लाद द्वितीय व्लाद II था। वेलाचिया राज्य, जिसे आज हम रोमानिया के नाम से जानते हैं, ओटोमन साम्राज्य की सीमा से लगा हुआ था। 15वीं शताब्दी में यूरोप और ओटोमन साम्राज्य के बीच एक निर्णायक लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई में वेलाचिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
वेलाचिया के राजा और उनकी सेना ने यूरोप के साथ साथ ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ भी अथक संघर्ष किया। वेलाचिया को यूरोप में प्रवेश करने के लिए यूरोपीय सीमाओं को पार करना पड़ता था, और इसका मतलब था कि वेलाचिया एक प्रकार के फ्रंट के रूप में कार्य करता था, जिसका उद्देश्य ओटोमन साम्राज्य के हमलों को रोकना और उनके विस्तार को रोकना था। इसलिए वलाचिया के राजा व्लाद द्वितीय का योगदान महत्वपूर्ण था, और अपने साहसी कार्यों के माध्यम से वलाचिया ने अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा की। उस समय यूरोप में ईसाई धर्म के योद्धाओं का एक संगठन मौजूद था, जिसका मिशन था धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के लिए लड़ना। व्लाद भी इस संगठन का सदस्य था, और इसके परिणामस्वरूप उन्हें एक उपाधि मिली थी, जिसे ड्रैक्यूल कहा जाता था। जब हम ड्रैक्यूल का अर्थ देखते हैं तो इसका मतलब होता है ड्रैगन। व्लाद ड्रैक्यूल अपने राज्य में बढ़ते विद्रोह के साथ समय बिता रहे थे। उनके पड़ोस में हंगरी नामक एक और राज्य था, जो इन विद्रोही सामंतों को समर्थन देता था। इस विवाद के समय, जिसमें उनकी गद्दी की सुरक्षा संकट में थी, व्लाद ने विद्रोही सामंतों के समर्थन को रोकने और अपने राज्य की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ऑटोमन तुर्कों की ओर से मदद की याचना की। 1442 में व्लाद ने अपनी गद्दी को बचाने के लिए सुल्तान मोहम्मद के पास सुलह की प्रस्तावना दी। सुल्तान मोहम्मद सुलह को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके साथ ही दो शर्तें रखी गईं। पहली शर्त थी कि वलेकिया हर साल सुल्तान को एक निश्चित टैक्स अदा करना था, और दूसरी शर्त थी कि व्लाद अपने दो पुत्रों मिर्सिया और व्लाद द थर्ड को सुल्तान की सेवा में भेजेंगे। व्लाद ड्रैक्यूल के 3 पुत्र थे, जिनमें मिर्सिया, व्लाद द थर्ड और राडो शामिल थे। मिर्सिया व्लाद ड्रैक्यूल के सबसे बड़े बेटे थे और उनके उत्तराधिकारी वारिस भी थे। इसलिए उन्होंने व्लाद द थर्ड और राडो को सुल्तान मोहम्मद की सेवा में भेज दिया। ये निर्णय उनके परिवार के बड़े बेटे मिर्सिया के दायरे कार्यक्षेत्र को बनाए रखने के लिए लिया गया था, जिससे उनका परिवार और उनका राज्य सुरक्षित रह सकता था। इस सेवा को कैद के एक रूप में देखा जा सकता है, जिससे व्लाद थर्ड और राडो पर तुर्की तरीकों को अपनाने के लिए दबाव में रखा जाता था। अंततः राडो ने इस दबाव के आगे झुककर इस्लाम स्वीकार कर लिया और तुर्कों के अधीन रहना स्वीकार कर लिया। हालांकि व्लाद थर्ड इस बात से सहमत नहीं थे। व्लाद को इसकी सजा भुगतनी पड़ी, मुसीबतें झेलनी पड़ीं, यातनाएं झेलनी पड़ीं, लेकिन फिर भी व्लाद थर्ड ने अपने मूल धर्म को त्याग कर हार नहीं मानी। उस समय उनके पिता भी संकट में थे, जिसका मतलब था कि व्लाद थर्ड और उनके परिवार के लिए यह वास्तव में कठिन समय था। ड्रैकुला का बदला। 1447 में सामंतों ने एक बार फिर विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह के दौरान व्लाद ड्रैकुल को सत्ता से उखाड़ फेंका गया। विद्रोह का नेतृत्व बड़े पैमाने पर व्लादिस्लाव नाम के एक व्यापारी ने किया था, और उसने व्लाद द्वितीय के खिलाफ आजीवन कारावास का आरोप लगाया और उसे राजा के रूप में पदच्युत करने का प्रयास किया। इस घटना के कुछ समय बाद व्लाद थर्ड कैद से भाग निकला और वलाचिया लौट आया। इस समय जब वे वलाचिया लौटे तो उन्हें अत्यंत दुखद समाचार सुनना पड़ा कि उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। ये घटना व्लाद थर्ड के लिए बेहद दर्दनाक और दुखद थी, जिसने उनके जीवन को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। उनके पिता को मार डाला गया और उनके घर के पीछे दफना दिया गया था, जबकि उनके भाई मिर्सिया को गंभीर यातना के बाद जिंदा दफना दिया गया था। व्लाद थर्ड इन अत्यंत दुखद और दरिद्र क्रूरताओं की खबर से बहुत आहत हुआ और उसने बदला लेने की कसम खाई। परिणामस्वरूप उसने एक सेना इकट्ठी की और व्लादिस्लाव के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध के माध्यम से व्लाद थर्ड ने अपने परिवार और अपने राज्य के नाम पर क्रूर बदला लेने का प्रयास किया। युद्ध के मैदान में व्लाद ने व्लादिस्लाव का सिर काटकर और अपने पिता की तरह उनके आभूषण पहनकर अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद व्लाद थर्ड ने खुद को वेलाचिया का नया राजा घोषित कर दिया, जिससे वह अपने पिता के उत्तराधिकारी बने और राजा के रूप में शासन करने लगे। व्लाद थर्ड ने अपने पिता की तरह ड्रैकुला की उपाधि अपनाई और अपने नाम के अलावा व्लाद ड्रैकुला के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि उनका एक और प्रसिद्ध नाम था, जिसे पूरे यूरोप में पहचाना जाता था, व्लाद द इम्पेलर। इम्पेलर का अर्थ होता है छेद करने वाला। व्लाद का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह अपने दुश्मनों को भाले से छेद कर लटका दिया करता था। यूरोपियन इतिहास में व्लाद ड्रैक्युला को सबसे क्रूर शासक के तौर पर जाना जाता था और उसके दुश्मन उसे शैतान की औलाद कहते थे।
उसे ये नाम उसके तौर तरीकों के चलते मिला था, क्योंकि वह अपने दुश्मनों के प्रति बेहद क्रूर और निर्मम थे और उन्होंने अपने शासनकाल में अनेक अत्याचारिक क्रियाएं की थी। सत्ता में आने के कुछ साल बाद कुछ लोगों ने व्लाद ड्रैकुला के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की। व्लाद अपने पिता की गलती को दोहराना नहीं चाहता था और उसने फैसला किया कि वह इस विद्रोह का सख्ती से जवाब देगा। व्लाद ने सभी लोगों को दावत पर बुलाया और दावत के बीच में ही उसने अपने मुख्य दुश्मनों पर चाकुओं से वार कर दिया। उसने न केवल अपने दुश्मनों को मार डाला बल्कि उनके शरीर को भालों से छेद दिया और उनके शवों को शहर के विभिन्न स्थानों पर लटका दिया, जिससे ये सभी के लिए एक भयानक दृश्य बन गया। व्लाद ड्रैकुला अपने शत्रुओं के प्रति क्रूर था, लेकिन यूरोप के लोग उसे मसीहा मानते थे, विशेषकर पोप जो उसे नायक कहते थे। इसके पीछे कारण ये था कि व्लाद ने तुर्क सैनिकों के साथ इतना क्रूर व्यवहार किया था कि वे यूरोप की सीमा में प्रवेश करने से डरते थे। उनकी साहसी और शक्तिशाली रणनीतियों ने यूरोप को उस समय के तुर्क आक्रमण से बचाया, जिसके कारण उन्हें मसीहा के रूप में प्रचारित किया गया। व्लाद ड्रैकुला ने एक बार 2 भाइयों को जिंदा उबाल दिया था और फिर उनके परिवार को सूप पीने के लिए मजबूर कर दिया था। एक अन्य घटना में उसने तुर्क सैनिकों के सिर में कीलें ठोंक दी थी क्योंकि उन्होंने अपने सिर से साफा उतारने से इनकार कर दिया था। इन क्रूर कार्यों के माध्यम से व्लाद ड्रैकुला ने अपने दुश्मनों को डराने और आतंकित करने का प्रयास किया। व्लाद ड्रैकुला का आतंक यूरोप और ओटोमन्स के बीच इतना था कि उसके बारे में कहानियां बनाई जाने लगीं। इन कहानियों में दर्शाया गया था कि व्लाद ड्रैकुला अपने दुश्मनों के खून में डूबी हुई ब्रेड खाता है। इसके बाद ड्रैकुला नाम भी एक काल्पनिक पात्र बन गया और कहानियों में इसका जिक्र किया जाने लगा। हालांकि व्लाद ड्रैकुला ने वलाचिया पर केवल 7 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उस दौरान उसने अनोखे तरीके से 80,000 लोगों की हत्या कर दी। इस दौरान वह एक बड़ा तानाशाह बन गया था। ड्रैकुला का अंत कैसे हुआ? 1462 में ओटोमन सल्तनत के सैनिकों ने वलाचिया पर हमला किया। व्लाद ड्रैकुला ने हमले से बचने के लिए हंगरी से मदद मांगी, लेकिन हंगरी के राजा ने ओटोमन सल्तनत के साथ सीधे संघर्ष नहीं करने का फैसला किया। इसके बजाय हंगरी के सैनिकों ने व्लाद ड्रैकुला को पकड़ लिया। व्लाद ड्रैकुला के पत्नी की हत्या कर दी और उसका राज्य छीन लिया गया और उसके भाई को भी ओटोमन सल्तनत को सौंप दिया गया, जिससे वलाचिया का राज्य ओटोमन सल्तनत के अधीन हो गया। इस समय व्लाद ड्रैकुला को ओटोमन सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट द्वारा कैद कर लिया गया था और आगे उन्हें अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यूरोपियन मिथकों के अनुसार व्लाद ड्रैकुला कैद में रहते हुए अपने दुश्मनों को श्राप दिया था कि जिन्होंने उनके खानदान को तबाह किया है, उनका भी सर्वनाश हो जाए। एक दिन व्लाद को इस अभिशाप को सच करने का एक आखिरी मौका भी मिला। वह हंगरी की जेल से भागने में कामयाब रहा, लेकिन 1 साल के भीतर ओटोमन तुर्कों से लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई। तुर्क सैनिकों ने उसका सिर काटकर पूरे इस्तांबुल में घुमाया और फिर उसे ले जाकर सुल्तान मोहम्मद के कदमों में रख दिया। 3 शताब्दियों के बाद ब्रॉम स्टोकर ने ड्रैकुला नामक एक उपन्यास लिखा, जिसने ड्रैकुला की कहानी को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। इस उपन्यास के बाद ड्रैकुला की कहानी को कई फिल्मों, नाटकों और किताबों में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि ये भी सच है कि स्टोकर के ड्रैकुला और ऐतिहासिक ड्रैकुला में कुछ मिथकों को छोड़कर नाम के अलावा बहुत कुछ समानता नहीं है। ब्रॉम स्टोकर की ड्रैकुला की एक खास बात यह थी कि उन्होंने ड्रैकुला को अपने हाथों में एक पिशाच के रूप में प्रस्तुत किया, जो उनकी कहानी को एक नया और रोमांचक आयाम देता है। ऐसा माना जाता है कि जब व्लाद ड्रैकुला की कब्र खोदी गई तो वहां न तो उनकी लाश थी और न ही उनका कोई निशान था। कुछ कहानियों के अनुसार ड्रैकुला ने श्राप दिया था कि वह मरने के बाद जीवित लौटेगा और अपने दुश्मनों से बदला लेगा। ब्रॉम स्टोकर की काल्पनिक ड्रैकुला भी ऐसी ही है। उनका किरदार हर सुबह अपनी कब्र में सोता है और केवल रात में खून पीने के लिए उठता है। किरदार को एक पिशाच के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो रात में खून पीता है। इन कहानियों में एक रहस्यमय और आध्यात्मिक अनुभूति है, जो मृत्यु से परे जीवन की अपार शक्ति और कैद से भागने और वापस लौटने की संभावना की ओर इशारा करती है।